दोस्तों ये कहानी है उस समय की जब पूरे विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 तक चला। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व में एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसे आज भी विश्व इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है, और वो था दो महाशक्तियों का जन्म होना। यानी कि पूरे विश्व में दो ही सुपर पावर्स रहेंगी जो कि बाकी कंट्रीज को लीड करेंगी। एक तरफ यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाया हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, जिसने साम्यवाद को अपनाया हुआ था। इन दोनों ही गुटों की आपसी विचारधाराओं की लड़ाई की वजह से, पूर्वी और पश्चिमी गुटबंदी की वजह से, हथियारों की होड़ की वजह से कई बार ऐसा हुआ कि यूएसए और यूएसएसआर युद्ध क्षेत्र में आमने सामने आ गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ऐसा लगा युद्ध होने वाला ही है, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति ने जन्म दिया शीत युद्ध को। शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक चलता रहा, जब तक कि यूएसएसआर विघटित नहीं हो गया, यूएसएसआर टूट नहीं गया। ठीक है, तो एक बार फिर से बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। इसमें आपकी जो पहली वाली बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, इसका जो चैप्टर नंबर 1 है बच्चों आपका दो ध्रुवीयता का अंत नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसके बारे में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इस चैप्टर को कम से कम 3 से लेके 4 वीडियो में आपको मैं छोटी छोटी 10 से 15 मिनट की वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन हाँ, नोट्स के साथ साथ ही साथ एनिमेशन के माध्यम से आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। कोई भी डाउट आपका इस चैप्टर के बारे में नहीं बचेगा। फिर भी आप चैप्टर के बारे में, क्लास 12 के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जाके फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी पूछना हो। साथ ही इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टॉपर्स स्टडी पॉइंट। ठीक है, फटाफट से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और हाँ, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो इस वीडियो के माध्यम से, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद पता नहीं हम कब मिलेंगे। ठीक है, और कर रखा है तो मेक श्योर कि आपने जो बेल नोटिफिकेशन है इसे ऑल पे सेट कर रखा हो, क्योंकि तभी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आएंगी बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सोवियत संघ के परिचय के बारे में, यानी कि यूएसएसआर जो है इसका जो परिचय है वो क्या है। ठीक है, देखो, सोवियत संघ को हम यूएसएसआर बोलते हैं, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, हिंदी में कहें तो सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ। अब इसे गणतंत्रों का संघ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, सोवियत संघ जो है इसकी स्थापना मानी जाती है 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी इसके बाद। और रही बात इसके टूटने की, इसके विघटन होने की, तो ये माना जाता है 26 दिसंबर 1991 को। अब चाहे कोई भी कंट्री हो या फिर कोई भी यूनियन हो, ठीक है, यानी कि कोई भी संघ हो, उसके कैपिटल एक राजधानी होती है। तो सोवियत संघ की राजधानी थी बच्चों मॉस्को, और यहाँ पे जो करेंसी, जो मुद्रा चलती थी वो थी सोवियत रूबल मुद्रा। ठीक है, अब देखो, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे कोई भी एक यूनियन हो, सभी के सभी अपने आप को डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। तो सोवियत संघ के विकसित करने का तरीका थोड़ा अलग था। ठीक है, तो इसीलिए अब हम बात करेंगे बच्चों सोवियत प्रणाली के बारे में। सोवियत संघ विकसित हुआ यानी कि अपनी सोवियत प्रणाली की वजह से। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं क्या थी ये प्रणाली, कैसे कैसे विकसित हुआ। देखो, सबसे पहला पॉइंट, सोवियत प्रणाली यानी कि सोवियत संघ का विकास जो है ये योजनाबद्ध था, यानी कि प्लान्ड डेवलपमेंट। सबसे पहली बात, जो दो सुपर पावर की हमने बात की, इसमें से एक यानी कि यूएसए पूंजीवाद वाली, ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और इसके बाद अगर कोई दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती थी तो वो सिर्फ थी कौन? सोवियत संघ, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट था वो राज्य के नियंत्रण में था। ठीक है, उसके बाद दूसरा है उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग। इसका मतलब क्या है? इसके पास में बहुत ही उपभोक्ता उद्योग ऐसे थे, ऐसी मशीनें थी इसके पास में, जो कि ना एक छोटे से पिन से लेकर, यानी कि छोटे से पिन से लेके बड़े से बड़े जो हवाई जहाज है ये स्वयं उत्पादित करते थे। इन्हें किसी और जगह से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तीसरा पॉइंट,
इसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, यानी कि इसका जो भौगोलिक एरिया था, जियोग्राफिकल जो इसकी कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी। इसे तेल, लोहा, इस्पात सब कुछ अपने ही जो 15 गणराज्य थे ना उन्हीं से मिल जाता था। मशीनरी उत्पाद इसके पास बहुत अच्छा था, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी थी इसके पास में। उसके बाद आता है बच्चों, परिवहन काफी उन्नत था। परिवहन यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन था बच्चों यहाँ का, वो ट्रांसपोर्टेशन जो था वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे माना गया। ठीक है, और यहाँ की जो संचार प्रणाली थी वो भी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से विचारों का, सूचनाओं का आदान प्रदान, लोगों का यहाँ से वहाँ जाना, रोजगार कर पाना बहुत ही आसान था। और अगर हम बात करें कि इतनी सारी चीज़ें जब हैं तो बेरोजगारी तो होनी ही नहीं चाहिए, यानी कि बेरोजगारी बहुत ही कम थी या फिर ना के बराबर थी। ठीक है, इतना ही नहीं, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, शुरुआती दौर में जब यूएसएसआर बना था तो उसने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया हुआ था। जैसे उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, शिक्षा मिलेगी यानी कि फ्री एजुकेशन, बच्चों की देखभाल और कम कीमत पे राशन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ों को मुहैया करवाना। तो कुल मिलाकर सोवियत प्रणाली सोवियत संघ के विकास की नींव रही थी। ठीक है, लेकिन आपने वो कहावत सुनी है ना कि कोई भी चीज़ जो है ना वो कब तक चलेगी, कभी ना कभी तो वो उसका डाउनफॉल आएगा ही आएगा। हुआ भी यही। अब हम बात करेंगे सोवियत प्रणाली के विकास के रुकने की, या फिर कह सकते हैं 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, सोवियत प्रणाली की कमियां क्या थी, क्यों रुक गया सोवियत संघ का विकास। तो सबसे पहला पॉइंट, सोवियत संघ जो था ना, यहाँ पे ये जो प्रणाली थी ये सत्तावादी होती चली गई। सत्तावादी अर्थात जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, ठीक है, खुद जो नेता थे, वो इसमें ज़्यादा इंटरप्शन उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब कोई भी अगर काम है उसमें गवर्नमेंट या फिर नेता जो है वो ज़्यादा इंटरप्शन करते हैं तो सिंपल सी बात है, नागरिकों का जीवन जो है ये बहुत ही कठिन हो जाता है फिर। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही दल का शासन था जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब एक ही दल का शासन है यानी कि तानाशाही तो होनी ही है, तो ये तानाशाही करने लगी। ये जनता को किसी भी प्रकार का जवाब नहीं देती थी, वो कुछ भी पूछती थी। अब पार्टी के नेताओं को ये लगा कि ये हमसे सवाल जवाब करते काम करते हैं, इनसे इनके लोकतंत्र का और अभिव्यक्ति का, हमसे सवाल जवाब करने का ना आज़ादी, इनकी जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, उसे ही छीन लेते हैं। तो इन्होंने वो छीन ली। अब ये सरकार से कुछ पूछ ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ ये जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, इसे क्या करना चाहिए था, जो 15 गणराज्य है इन सभी की इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए था, जो कि इसने नहीं रखा। इसने सुनी तो केवल एक की, जो कि था रूस। ये उसका फ्लैग है, मैप है, देख सकते हैं यहाँ पे, रूस यानी कि रसिया की सुनी। ठीक है, अब लोकतंत्र, अभिव्यक्ति, केवल रूस की बात का सुनना, जनता को जवाब ना देना, इसकी वजह से नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। और देखो, कोई भी कंट्री हो उसमें अगर नागरिकों की नहीं सुनी जा रही है तो समझ लो उस कंट्री की सरकार के अब अंतिम दिन आ चुके हैं। हुआ भी यही। हथियारों की होड़ में यूएसएसआर, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे, अर्थात देखिए आपको पता है एक तरफ यूएसए था, ठीक है, एक तरफ यूएसएसआर, तो इन दोनों ही के बीच में हथियारों की होड़ लगी हुई थी। कौन कितने ज़्यादा हथियार इकट्ठे कर सकता है, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी इकट्ठी कर सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से, हथियारों को ज़्यादा इकट्ठा करने की वजह से, सोवियत प्रणाली का एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, एक महत्वपूर्ण परिवहन, ऊर्जा और संचार प्रणाली, ये सभी अब वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में पीछे होता चला जा रहा था। ठीक है, अब जब इसका बैकडाउन चालू ही है, इसी दौरान इसने क्या किया, सोवियत संघ ने क्या किया, 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया। अब देखो, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया तो इसकी वजह से बहुत सारे इसे सैनिक वहाँ पे भेजने पड़े। ठीक है, अब सैनिक भेजने पड़े तो हथियार वगैरह भेजने पड़े वहाँ पे, बहुत टाइम लगा, पैसा खर्चा हुआ। तो इससे क्या हुआ, खुद यूएसएसआर की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई। ठीक है, अब जब इकोनॉमिकल कंडीशन कमज़ोर होगी तो सिंपल सी बात है, खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो खाद्यान्न का इसे आयात करना पड़ा। आयात यानी कि इसको इंपोर्ट करना पड़ा। जो पहले एक्सपोर्ट करता था अब वो इंपोर्ट करने लगा। ये कह सकते हैं कि 1978 के दशक के अंतिम वर्षों में, या फिर ये कह लो कि 1980 के अंतिम दशकों में, 1978 के आसपास सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी, या फिर ये कहें कि ये
ठहर सी गई थी। तो इस प्रकार से सोवियत संघ का विकास जो था वो रुकने लगा और ये उसकी कमियां रहीं। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सोवियत प्रणाली के विकास का रुकना और इसकी कमियां। अब इसी में 2 नंबर का एक अच्छा पॉइंट और आता है बच्चों, बर्लिन की दीवार के बारे में। देखो आपकी किताब में ये चित्र चैप्टर के इंट्रो में ही दिया गया है, ठीक है। बर्लिन की दीवार, ये जो है ना, आप ये जो दीवार देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये जो दीवार है ये है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच के विभाजन का प्रतीक थी, यानी कि ये डाइवर्जन, ठीक है, ये डिवीजन का प्रतीक थी कि एक तरफ पूंजीवादी दुनिया है तो एक तरफ साम्यवादी दुनिया है। ये बनी थी 1961 में, जो कि पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी, यानी कि साम्यवादी वाली को और पूंजीवाद वाली को अलग करती थी। बर्लिन है ही लेकिन पश्चिमी और पूर्वी बर्लिन को अलग करती थी। ये दीवार लगभग 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी और ये 28 वर्षों तक खड़ी रही। अब जैसे मैंने 28 बोला तो 1961 में आप 28 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 89। तो जनता ने आक्रोश में आकर, क्योंकि देखो जनता जो थी जिस साल में उसे अभिव्यक्ति, लोकतंत्र या फिर किसी प्रकार का सवाल जवाब का अधिकार नहीं था, तो इसीलिए जनता ने गुस्से में आकर 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को तोड़ दिया। और जब ये दीवार टूटी तो क्या हुआ, इससे जर्मनी का एकीकरण हुआ और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो ये था बर्लिन की दीवार का कॉन्सेप्ट। तो आई होप बच्चों आपका ये जो आज का पार्ट 1 था, ठीक है, पार्ट 1 ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा पार्ट 2 रहेगा बच्चों, आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। अगला जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम देखेंगे बच्चों सोवियत संघ के विघटन के कारण, ठीक है, और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, और सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव की क्या रणनीति थी, क्या रणनीति तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि क्या कमियां थी इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपको समझाऊंगा पार्ट 2 में। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छा लगा हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। साथ ही से अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और हाँ, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।